नमस्कार। आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं ससुराल वालों की यातनाएं, अत्याचार और उत्पीड़न से मुझे इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि अब जीने के लिए मेरे सामने कोई विकल्प नहीं है। मैं संघर्ष करते करते थक गई हूँ। इनकी यातनाएं, अत्याचार सहते सहते ही मैं फिर भी रिश्ते निभाते निभाते थक गई हूँ। मेरा सर फटा जा रहा है। मैं 3 दिन से भूखी हूँ और ये मेरे घर में ना खाने को है ना पीने को है। कैसे जीवन जीऊं? जिस घर में मैं रह रही हूँ ये गांव का एक घर है और यहाँ मुझे 2012 में मेरी सास ही लेकर आई थी बच्चों के साथ में कि यहाँ पे रहो 4-6 महीने, क्योंकि मेरे बच्चों की 12th हो गई थी और मेरा पति विदेश में रहता था। विदेश में वो गया 2001 में। 28 मार्च 2001 को मुझे बच्चों सहित मेरे मायके में छोड़ दिया, ये कहकर कि गांव दिल्ली में मेरी माँ ने आतंक मचा रखा है, घर में इतना कलेश कर रखा है कि अगर मैं अपनी माँ बाप के साथ रहूंगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, नहीं तो आप इसको बच्चों सहित यहीं पे रखो और 1 साल के बाद मैं इन्हें दिल्ली वापस ले जाऊंगा। लेकिन ना तो दिल्ली लेकर गए, बल्कि 2-4 महीने मैं मोदी नगर में रहती थी तो वहीं से आना जाना इन्होंने शुरू किया। खाना लाते फिर शाम को वहीं पे चले जाते। इसी बीच इनका फिर बड़े भाई के पास ये चले गए और मेरे से अचानक बोले कि अब मैं नहीं आऊंगा क्योंकि अब मैं नीलू के पास, विजय के पास जा रहा हूं। मेरी माँ ने उसी के पास रहने का इंतजाम करवा दिया, मेरा काम मतलब उसी के पास भिजवा रही है। यानी कि ये तो एक छल कपट था, क्योंकि मैं घर से नहीं निकल रही थी। सास बिमला ने इतना कलेश कर रखा था कि मारूंगी और मरूंगी, जो कि हमेशा ही वो करती थी। मेरे पति ने कहा है मुझसे कि चलो यहाँ से चलते, हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। मैं नहीं निकली। मेरे पति ने कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा अगर नहीं चलेगी। मैं तब भी नहीं गई कि तुम्हें जो करना है कर लो। तो उसके बाद मेरी सास बिमला को जब ये हो गया कि ये नहीं जाएगी, तो उसने मेरी बेटी 5 साल की स्कूल से आके बेड पे सो रही थी, उसका गला दबा दिया ऐसे। मेरा भी गला ऐसे दबाया था एक बार और बोली कि सब मार के फेंक दूंगी, तेरे ही नाम लगा दूंगी अगर तू नहीं गई तो। उसके बाद फिर मैंने जाना स्वीकार कर लिया कि ठीक है, अगर आप एक बच्चे को मार के अपनी इच्छा पूरी कर रही है कि मैं निकल जाऊं, मुझे निकालने के लिए मेरी बेटी को मारोगी, तो मुझे ये मंजूर नहीं है कि मैं इस घर में रहूं। मैं पति संजय से बोली कि ठीक है अब चलो जहां भी चलना है। तो वो मुझे लेके बच्चों के साथ मेरे घर पे आ गए, माँ बाप के घर, और उनसे बोले मेरी माता जी से, भाई से, कि अब ये यहीं रहेगी 2-4 महीने, इस साल 6 महीने। इस साल बच्चों का एडमिशन यहीं करा लो, तब तक मैं दिल्ली में दूसरी जगह रहने की पर दूसरी जगह व्यवस्था कर लूंगा। लेकिन दूसरी जगह व्यवस्था न करके वह अपने भाई के पास पोलैंड पहुंच गए। फिर हमसे कहा कि ठीक है 1 साल तक आप यहीं रहो, 1 साल के बाद बच्चों को और तुम्हें मैं पोलैंड में ले आऊंगा। और पोलैंड से वहां लगातार हमारे पास फोन भी आता था। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, टिल डेट तक इन्होंने ऐसा नहीं किया। आज 2001 से और आज कितने साल हो गए, 25 साल मुझे और मेरे बच्चों को साथ लेकर नहीं गए। तब मेरी उम्र कितनी थी, 28 साल। 20 साल की शादी हुई थी मेरी 2001 में। मेरी उम्र 26 साल थी उस वक्त जब मेरा पति विदेश में चला गया, बच्चों को और मुझे छोड़ के। अपने बच्चे भी मैंने पाले और अपना घर भी मैंने। फिर मेरे घर वालों ने, माँ बाप ने, भाई ने यही कहा कि ठीक है माता तू है ही, बाप और बन जा। और मैं एक सुपर वुमेन की तरह मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाने लगी। लेकिन कभी कोर्ट कचहरी नहीं गई, क्योंकि रिश्ते अनमोल होते हैं। रिश्तों को कोर्ट कचहरी में नहीं खींचा जाता, नहीं घसीटा जाता। लेकिन मुझे इतना भी बच करती। तो 2012 में मेरे बच्चों की 12th हो गई तो मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया। 2008 तक वो हर साल आते थे। नहीं, अब बच्चों की 5th हो जाए, बच्चों की 5th हो गई, अब बच्चों की 8th हो जाए, 8th हो गई, अब बच्चों की 12th हो जाए। जब बच्चों की 12th हो गई तो मैंने कहा कि अब मैं तुम्हारे पास आऊंगी, और नहीं तो अब दिल्ली वाले घर में जाकर रहूंगी। क्योंकि दिल्ली वाले घर में मेरा सारा फर्नीचर था, जो शादी दिल्ली के घर में मेरी शादी हुई थी गांधीनगर में। तो मेरे हस्बैंड ने अपनी माँ से फोन किया, बात की होगी कि वो चाबी को बोल रही है। हस्बैंड को माँ ने बोला होगा, जो भी बोला होगा। हस्बैंड ने मुझे वापस फोन किया, बोले कि अभी तो मैं उस वक्त गाजियाबाद थी, जा रही थी दिल्ली के लिए। मुझसे बोले कि अभी तो वापस चले जाओ और कल को मम्मी आएगी और वो तुम्हें गांव के घर में रहने के लिए खाली कर देगी, मतलब व्यवस्था करवा देगी। तो मेरी सास अगले दिन आई और हमें गांव में छोड़ के कि इस गांव में रहो 4-6 महीने,
घर कुटुंब को, गांव को देखो जानो, तो हम यहाँ रह लिए। मैं हर बात को हाँ जी हाँ जी हाँ जी करती चली गई। लेकिन गांव में जब आए तो यहाँ से फिर इन्होंने दिल्ली का घर बेच लिया। 2016 में मैं बीमार हुई, ये गांव का घर बन रहा था, तो मेरे जो ससुर है रूपचंद, बिमला, ये सब गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 5 वहीं पर रहते हैं, वसुंधरा सेक्टर 5 में रहते हैं गाजियाबाद में। और इनका फ्लैट नंबर भी है A102, ये इनका एड्रेस है, वहां पर रहते हैं। जब गांव में ये छोड़कर मुझे गई, दिल्ली के मकान में किराएदार रहते थे बाहर, देवेंद्र, उसके साथ वो वहां से गाजियाबाद से आई। उसको दिल्ली से बुलाया, फिर गाजियाबाद से अपने आप उसके साथ यहाँ पे आई हमें छोड़ने के लिए। फिर जब 2016 में मैं बीमार हुई, ये घर बन रहा था, तो मैं वसुंधरा में ही थी। तब मेरे बेटे को 5 बार गांव में भेजा कि जाओ अपने खेतों को देख लो, अभी तो हम जिंदा हैं, गांव के खेतों को देखो, पहचानो और वहां जाके पता करो कौन कौन सा खेत है। मेरा बेटा यहाँ गांव में आया तो उन खेतों को मेरे रूपचंद के भतीजे ही बोते थे। अब मैं बोलूंगी क्योंकि इन्होंने ये खेत किसी को दे दिए हैं, बेच दिए हैं। ये खेत इन्होंने नहीं बताया। मेरा बेटा जाता, फिर वो गाली वहां देखती, गुस्सा होते कि नहीं तुमसे अपने खेत भी नहीं देखे जाते। खैर कोई बात नहीं, मैं ठीक हुई और 2019 में मैं यहाँ आई हूँ, 18-19 में। फिर कोरोना काल हो गया, तो फिर तो मेरे सामने जीवन निर्वाह की एक समस्या थी। वैसे ही मेरा पति कोई खर्चा कुछ नहीं कर रहा, मेरा बेटा जैसे तैसे मुझे गुजारे के लिए मेरे लिए व्यवस्था करता था, खाने पीने की व्यवस्था करता था। और इसीलिए जब 16 में ये घर बन रहा था, मैं बीमार थी। जब मैं ठीक हुई 17 में मेरी बेटी की भी शादी हो गई। लेकिन उससे पहले मुझे घर से निकाल दिया कि दिल्ली में जाके रह लो। उस दिल्ली का घर जो मेरे पति के नाम पे, जो कि इन पेपरों में दिखाया हुआ है, ये हमने इसके पति को दे दिया। तो वहां पे मैं गई, उसका किराया पहले सास ही ले रही थी बिमला, लेकिन उसकी इन्हें तकलीफ नहीं हुई। दिल्ली में गई तो फिर हमारे सामने समस्या ये कि हम जीवन कैसे चलाए, तो फिर वो हमने किराए पे दिया और हम गांव में आ गए कि भाई गांव में रह लेंगे और वहां से किराया आता रहेगा, क्या करें। जब गांव में आए तो फिर बिमला उस घर में जाने लगी और वहां पे किराएदारों को धमकी देने लगी कि तुम्हें छत से नीचे फेंक देंगे। दिल्ली के गुजरों से हमारी बहुत ज्यादा अच्छी जान पहचान है, गुंडे गुजरों से हमारी जान पहचान है, तुम्हें छत से नीचे फेंक देंगे, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को। उन्होंने खाली कर दिया। तो वहां जाके मेरे लिए गंदा गंदा बोली, किसी को लेकर जाती, ये उसका आदमी है, ये उसका आदमी, अलग अलग लोगों को लेके जाती। पहले किराएदार को धमकी दे के भगा दिया, फिर दूसरे किराएदार को भी ऐसे किया, अलग अलग लोगों को लेके जाती, धमकियां देती। फिर वहां से किराएदार निकल गए। उसके बाद फिर मैंने वो सिक्योरिटी पे दिया, क्योंकि मुझे क्या करती फिर गांव में। फिर मैं खेती करने का प्रयास करने लगी, क्योंकि उन खेतों का पता जिनको मेरे बेटे को नहीं बताया था, फिर मैंने उनका पता किया जैसे तैसे करके। जब खेत खाली करा लिए तो फिर ससुर उन भतीजों के पक्ष में आ गए और वो बिमला भी उन्हीं के पक्ष में आ गई, जिन खेतों को देखने के लिए, खाली करवाने के लिए मेरे बेटे को भेजते थे। इसका मतलब तो मेरे बेटे का कत्ल करवाना चाहते थे कि वो मर जाएगा, और इनके लिए सारे रास्ते खुले हैं। जब मैंने खेत खाली करवा ली तो फिर ये कहते कि खेत हम भतीजे से बुआएंगे। क्या मेरा अधिकार नहीं है खेत बोने में? मैं जीवन निर्वाह नहीं करूं? मेरा अधिकार नहीं है ससुराल में? जिस ससुराल में मैं ब्याह कर आई हूँ, जिस ससुराल में मैं ब्याह कर आई हूँ, जैसे सास का, बिमला का अधिकार है, क्या मेरा अधिकार नहीं? क्या मेरे बच्चों का अधिकार नहीं? क्या मुझे अपने बच्चे पालने पोसने का अधिकार नहीं? जीवन निर्वाह का अधिकार नहीं है? नहीं है तो फिर एक मौत ही रास्ता बची है ना। तो अब यातनाएं और उत्पीड़न सहते सहते मैं इतना टूट गई हूँ, मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है, क्योंकि मैं चल भी नहीं पाती। मेरे पास न दवाई के लिए पैसे हैं, मेरे पास 10 रुपए ऐसे भी नहीं है कि मैं ऑटो में यहाँ से वहां चली जाऊं, मेरे पास नहीं है।